नमस्कार। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जिसकी टैगलाइन है निरंतरता से सफलता। और इसी निरंतरता से सफलता को सार्थक करने के लिए हमने सृजन प्रोग्राम जो शुरू किया है, जो कि 60 डे क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ज्योग्राफी मेंस के लिए, जो छात्र जीडीसी, जीआईसी और एलटी का मेंस इस वर्ष दे रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, जो कि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, आने वाले जीडीसी, आने वाले जीआईसी एग्जाम और बिहार और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि इन राज्यों में जो पैटर्न है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव हो चुका है। और आने वाले टाइम में यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्टिव होने की पूरी उम्मीद है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सृजन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट कवरेज भी दिया जाएगा और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपके पूरे टॉपिक को हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा करेंगे और होलिस्टिक कवरेज देंगे। ये पूरा प्रोग्राम हमारे यहाँ फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको चला रहे हैं। हमें आपसे आपका टाइम चाहिए और आपकी कंटिन्यूटी चाहिए। रिजल्ट और कंटेंट हम आपको देंगे, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। और क्यों एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है ये सृजन प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं, ये प्रोग्राम किन के लिए। पहले तो बिगिनर, बिगिनर मतलब जो अभी भी शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की। दूसरे प्रो, वैसे लोग जो यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं को निकाल चुके हैं लेकिन आंसर राइटिंग में उनके हाथ तंग है, उनके लिए हमारा सृजन प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। तीसरे हैं प्रो मैक्स, यानी एक्सपीरियंस लोग, जिनकी आंसर राइटिंग भी तैयार है, जिनका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी तैयार है, वो हमारे प्रोग्राम से अपना रिवीजन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और चौथी है वो कैटेगरी जो अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रही है, जैसे कि जीडीसी, जीआईसी और एलटी मेंस। इनके लिए प्रोग्राम बहुत बहुत जरूरी है। चलते हैं, हमारे चौथे दिन का जो प्रश्न था, वो प्रश्न था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को की 3 प्रकार की सीमाओं के संदर्भ में तथा उनकी संबंधित विशेषताओं सहित विवेचना कीजिए। ठीक है। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, अगर कोई प्रश्न हमारे सामने आता है यहाँ पर या एग्जाम हॉल में, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि उसमें पार्ट कितने हैं। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को 3 प्रकार की सीमाओं के संदर्भ में, ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया कि 3 प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी है प्लेट विवर्तन की इसके संबंध में उनकी संबंधित विशेषताओं सहित विवेचना करिए। ठीक है, मतलब उन तीनों प्लेटों की जो विशेषताएं हैं उनको बताना है। देखिए, एक आम स्टूडेंट क्या करेगा, उसको ये लगेगा कि भाई ये इसमें तो 2 पार्ट है, एक तो तीनों प्रकार की सीमाओं को और उनकी विशेषताएं बताना है। और चूंकि आप सृजन प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो आप एक अतिरिक्त पार्ट यहाँ पर खोजेंगे और वो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। बिना इसको एक्सप्लेन किए आपका उत्तर स्टार्ट नहीं हो सकता है, और न ही एग्जामिनर जो है उसको ये उत्तर पूरा लगेगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या, हम अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे। 20, 60 और 20, 20% में इंट्रोडक्शन, 20% में आपकी बॉडी और 20%, सॉरी 60% में आपकी बॉडी और 20% में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ये हमारे आंसर राइटिंग का पैटर्न है और यही हम डे 1 से लेकर डे 60 तक फॉलो करेंगे। चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1960 के दशक में जॉन टूजो विल्सन, मैकेंजी, मोर्गन तथा पार्कर जैसे वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत पृथ्वी की लिथोस्फीयर, ठीक है, की गतिशील प्रकृति को स्पष्ट करता है। देखो, यहां पर हमारा कैच है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या करता है, जो हमारा लिथोस्फीयर है उसकी गतिशील प्रकृति को स्पष्ट करता है, यानी कि लिथोस्फीयर हमारा मूव कर रहा है। इसके अनुसार लिथोस्फीयर कठोर टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो मेंटल संवहन, स्लैब पुल तथा रिज पुश के कारण एस्थेनोस्फीयर पर गतिशील रहती है। इन प्लेटों की परस्परिक क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार इन प्लेटों की परस्पर क्रिया से मुख्यतः 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है, या इन प्रकार की गतिविधियां जो है 3 प्रकार के मार्जिन पर होती हैं। अब देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट को आपको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, प्लेट क्या होते हैं और क्रस्ट क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी इंटरव्यू का भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। कहने को तो बहुत बेसिक प्रश्न है कि लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर, क्रस्ट और प्लेट, इन तीनों के बीच का फर्क बताइए। आप अपने आप से उत्तर दीजिए कि क्या आपको उसका उत्तर पता है, नहीं पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि पहले, सबसे पहले आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, वो उसके मुख्यतः 3 पार्ट हैं। ठीक, आपको पता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इनके अंदर भी दो दो डिवीजन है, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल,
और आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो जो पूरा क्रस्ट का भाग होता है, ठीक है, ये पूरा क्रस्ट का भाग, और मेंटल हमने बोला है कि दो पार्ट में डिवाइड है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। ठीक, इस आउटर मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, आउटर अपर मेंटल दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका अपर मेंटल का अपर मेंटल वाला भाग होता है जो कि सॉलिड होता है, और एक होता है लिक्विड या सेमी लिक्विड में होता है। ठीक है, आप समझ गए, पहले तो हमारा क्रस्ट होता है, उसके बाद हमारा अपर मेंटल होता है। अपर मेंटल में भी दो भाग होते हैं, पहला भाग सॉलिड होता है, दूसरा भाग एस्थेनोस्फीयर होता है, या लिक्विड होता है, यानी जो मैग्मा वाला जोन होता है। तो जो जो लिथोस्फीयर होता है वो किससे बनता है? वो बनता है इस पूरे क्रस्ट से, ये जो ऊपर पूरा क्रस्ट है वो, और आउटर मेंटल का, अपर मेंटल का ये सॉलिड वाला भाग। ठीक है, तो पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का ये सॉलिड वाला भाग मिलकर बनाते हैं आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बनता है? पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का सॉलिड भाग, क्योंकि अपर मेंटल के सॉलिड भाग के नीचे अपर मेंटल पर ही आपको एस्थेनोस्फीयर मिलेगा जो मैग्मा वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। अभी तक हम लोअर मेंटल पे नहीं पहुंचे हैं। अपर मेंटल का भी अपर भाग जो सॉलिड स्टेट में होता है, वो और क्रस्ट, ये मिलकर बनाते हैं आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर हमारा कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होते हैं। यही लिथोस्फीयर जो है, जब टूट कर अंदर कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो संवहनी धाराएं आती हैं अंदर से, इसकी वजह से जो पूरा लिथोस्फीयर है वो अलग अलग भाग में टूटा हुआ है। ठीक है, ये पूरा लिथोस्फीयर अलग अलग भाग में टूटा हुआ है। ठीक है, कोई हो गया अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। तो ऐसे लिथोस्फीयर के टूटे हुए भाग को प्लेट कहते हैं। कुछ और नहीं होता, ये होता लिथोस्फीयर है, बट ये टूट जाता है। क्रस्ट क्या होता है आप सबको पता है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। तो इन तीनों का फर्क हमने देख लिया, हमने अपना इंट्रोडक्शन देख लिया, और इंट्रोडक्शन के अंत में ही हमने तीन प्रकार के प्लेट सीमाओं को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखिए हमारा इंट्रोडक्शन कैसा है, हमने अपने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, हमने राइटर के भी नाम डाल दिए, हमने सन भी डाल दिया, हमने लिथोस्फीयर को भी एक्सप्लेन कर दिया। मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली बताता क्या है, कि लिथोस्फीयर के मूवमेंट को बताता है, ये भी बता दिया। हमने आपको ये भी समझा दिया कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा ही लिथोस्फीयर होता है, जो कि तैरता किस पे है? ऊपरी मेंटल के नीचे वाले हिस्से पर। ठीक है, जो कि सेमी लिक्विड है, उसी पर ये पूरा लिथोस्फीयर तैरता है। प्लेटों की परस्पर क्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की प्लेट सीमाओं पर होती है। ठीक, प्लेट सीमाएं तथा उनकी विशेषताएं, यहां पर हमारा दूसरा पार्ट आ गया। अब हम बात करते हैं पहली प्लेट सीमा जो होती है उसको अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा बोलते हैं। आपको पता है अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमाएं वो होती हैं जहां पर नए प्लेटों का निर्माण होता है और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, प्लेटें तनावकारी बलों के कारण एक दूसरे से दूर हटती हैं। इसका मैकेनिज्म मुझे पता है कि आपको पता होगा, तो इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समय हम अपना बचाएंगे। तो एक दूसरे से दूर हटती हैं जिससे समुद्री पृष्ठ प्रसारण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग द्वारा नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण होता है। ठीक है, वहां पर इस तरीके की प्रक्रिया होती है, संवहनी धारा आती है। ये जो लिथोस्फीयर है इसका भाग इधर मूवमेंट करेगा और इसका भाग इधर मूवमेंट करेगा, तो इसकी वजह से लगातार नए प्लेट का निर्माण होता रहता है। ठीक है, ये हमारा होता है जिसको अपसारी रचनात्मक या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन अंग्रेजी में बोलेंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है, उन संबंधित विशेषताओं के बारे में तो हम इस तरीके से हेडिंग देकर प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, इनके विशेषताएं क्या हैं कि मिड ओशियनिक रिजेस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं, जैसे कि अटलांटिक रिज की बात करते हैं, महासागरों के बीच में अगर इस तरीके से जो मैग्मा की संवहन धाराएं आएंगी तो ये लिथोस्फीयर को या इस पृथ्वी के भाग को ऊपर उठाएंगी। इस तरीके से जो भाग ऊपर उठते हैं उनको क्या कहते हैं? मिड ओशनिक रिजेस या महासागरीय पर्वतमालाएं। उसके अलावा अपसारी प्लेटों पर रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ठीक है, दरार ज्वालामुखी यानी फिशर वोल्केनो का निर्माण होता है। अल्प केंद्रक भूकंप यानी शैलो फोकस अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो अर्थक्वेक आएंगे बहुत ही शैलो फोकस वाले और बहुत ही हल्के अर्थक्वेक आएंगे, बहुत ही विनाशकारी अर्थक्वेक यहाँ पर नहीं होगा। अब हम अभिसारी विनाशी प्लेटों की तरफ चलते हैं, अभिसारी या विनाशी प्लेटों की तरफ। इसको अंग्रेजी में हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर हम मिड अटलांटिक रिज जो मैंने बताया आपको, ईस्ट अफ्रीका रिज हम डाल सकते हैं, और इसको हमको अपने उत्तर में डालना ही है ताकि हम हमारा उत्तर कंप्लीट लगे। अब हम आते हैं अभिसारी प्लेट
मार्जिन पर, जिसको विनाशी प्लेट सीमा कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। देखो वहां पर क्या है, जो तनावकारी बलों के कारण अपसारी प्लेटों का निर्माण होता है, तनावकारी बलों के कारण। लेकिन जो अभिसारी प्लेट होते हैं या जो विनाशी प्लेट होते हैं या जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट होते हैं, इनका निर्माण होता है संपीड़नकारी बलों के कारण, यानी कॉम्प्रेशनल फोर्सेस के कारण। ठीक है, और यहां पर जो है टेंशनल फोर्स यानी तनावकारी बल के कारण अपसारी प्लेट बनते हैं और कंप्रेशनल फोर्स के कारण अभिसारी प्लेट बनते हैं। ठीक है, जिससे सबडक्शन या महाद्वीपीय टक्कर यानी कॉन्टिनेंट कोलिजन होती है, और वहां पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनते हैं, यानी जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो जो भारी प्लेट होगा वो नीचे जाकर इस प्लेट को ऊपर उठाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर गर्मी और उच्च दाब और तापमान के कारण ये प्लेट जो है वो जलने लगेगा और ये मैग्मा में तब्दील होने लगेगा। तो इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ये प्लेट का विध्वंस हो रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। प्लेटों की पारस्परिक क्रिया के आधार पर तीन उप प्रकार पाए जाते हैं। ठीक, अब जो है अभिसारी प्लेट सीमाओं के तीन उप प्रकार होते हैं। पहला महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, जहां पर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं। दूसरा महासागरीय महासागरीय अभिसरण, जहां पर एक महासागरीय दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराता है। और तीसरा मुख्य जो इसका प्रकार है वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, जहां पर एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरे महाद्वीपीय प्लेट से टकराता है। उनकी विशेषताएं क्या है? ठीक है, जब ये टकराते हैं महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, तो वोल्केनिक आर्क्स बनते हैं, यानी ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त यानी कि ओशनिक ट्रेंचेस का निर्माण होता है। उदाहरण अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या है कि ये उत्तर अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के टकराव के कारण बना है। ठीक है, आपने देख लिया एंडीज पर्वत का निर्माण किसकी वजह से हुआ है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के टकराव के कारण। दूसरा महासागरीय महासागरीय अभिसरण, इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइलैंड आर्क्स। देखो जैसे जापान हो गया, ये ऐसे आइलैंड आर्क जैसे कि द्वीपीय चाप, इनका निर्माण क्यों होता है? जब महासागरीय महासागरीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराती है तो द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। होता कैसे है? अब देखिए, जैसे एक महासागरीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराया, जो भारी है वो अंदर जाएगा, इसको ऊपर उठाएगा। अब जब ये यहाँ पर ये अंदर जाएगा और इस जोन के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, तो ये पिघलने लगेगा। पिघल कर जब इसका मैग्मा बाहर आएगा तो ये मैग्मा जो है वो यहीं पर पास में जमने लगेगा। तो जब ये बिल्कुल किनारे पर जमना शुरू करेगा, इसकी वजह से जो है आइलैंड आर्क्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आइलैंड आर्क यानी कि द्वीपीय चाप बनते हैं, जैसे कि जापान, मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, ये तीसरा हमारा प्लेट है, तीसरा हमारा प्रकार है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, जिससे हमारे वलित पर्वत और उच्च पठारों का निर्माण होता है। इसका सबसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमारे हिमालय हैं। ठीक है, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के निर्माण से टक्कर से बने हैं। ठीक है, तो क्या दिखे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अभिसारी सीमाएं होती हैं उनके तीन प्रकार होते हैं। पहली महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, महासागरीय महासागरीय अभिसरण, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। महासागरीय महासागरीय अभिसरण से निर्माण होता है ज्वालामुखी चाप का, महासागरीय गर्त का, एंडीज पर्वत उसका उदाहरण है। महासागरीय महासागरीय अभिसरण से निर्माण होता है द्वीपीय चाप का और गर्तों का, उदाहरण जापान और मरियाना ट्रेंच। तीसरा है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, जिससे निर्माण होता है वलित पर्वत और उच्च पठारों का, एग्जाम्पल आपका हिमालय और तिब्बत का पठार। तीसरे प्रकार के प्लेट की बात करें तो रूपांतर और संरक्षक संरक्षक प्लेट सीमा होती है, इसको अंग्रेजी में कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। ये संरक्षक या कंजर्वेटिव इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें न प्लेट का निर्माण होता है और ना ही विध्वंस होता है, तो इसीलिए इसको संरक्षक प्लेट मार्जिन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्लेटें जब एक दूसरे से, देखो क्या होता है, एक पहली कंडीशन ये थी जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब सारी दूसरी कंडीशन ये थी कि प्लेट एक दूसरे के नजदीक आकर टकरा रहे हैं, ये अभिसारी है। तीसरी प्लेट सीमा जो होती है उसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के बगल से निकल जाता है। ठीक है, समझ लो ऐसे एक प्लेट जा रहा है इधर मूवमेंट करते हुए, और एक प्लेट जस्ट उसके बगल में इस तरफ मूवमेंट करते हुए एकदम सटते हुए निकल गए दोनों। ठीक, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो इनका न टकराव हुआ न इनका निर्माण हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास से एकदम रगड़ते हुए निकल गए। ऐसे प्लेट सीमाओं को संरक्षक प्लेट सीमा कहते हैं।
ठीक है, प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में फिसलती हैं। इससे बिना भूपर्पटी के निर्माण या विनाश के होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इससे बनता है। ठीक है, इस कंडीशन में एक विशेष प्रकार का फॉल्ट होता है। देखो, जो नॉर्मल फॉल्ट होते हैं वो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर बनते हैं, और जो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होते हैं, ये विशेष प्रकार के फॉल्ट होते हैं जो संरक्षक प्लेट सीमाओं पर बनते हैं, यानी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री पर। तो ये चीज याद रखिए, अगर नॉर्मल फॉल्ट पूछेगा तो आपको ये बताना है कि ये जो नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, सामान्य फॉल्ट, ये अपसारी सीमाओं पर बनते हैं जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ये कब बनता है? ये संरक्षक प्लेट सीमाओं पर बनती है जब प्लेटें एक दूसरे के बगल से होकर निकल जाती हैं, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनता है। देखो, लीनियर वैली बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब फॉल्ट बनेगा तो लीनियर वैली क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए कि नॉर्मल वैली क्या होती है, कि दो पहाड़ियां हैं, ठीक है, इनके बीच से नदी गई है, ये जो है वैली का निर्माण करते हुए जाती है। तो ये नॉर्मल वैली होगी जो जिग्जो शेप में होती है, मतलब ऐसे ऐसे होगी। लेकिन लीनियर वैली क्या होती है कि दो पहाड़ियां हैं या दो उभरे हुए लैंडमार्क हैं, इनके बीच बिल्कुल सीधी रेखा में जो बहुत गहरी घाटी होगी, उसको लीनियर वैली कहते हैं। और ये लीनियर वैली बनती कैसे है? ये इसी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से बनती है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लिए हैं संरक्षक प्लेट सीमाओं के। पहला तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनाता है, जो संरक्षक प्लेट सीमा होगी वो एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनाएगी, दूसरी लीनियर वैली बनाएगी। एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में, वो किस प्रकार का फॉल्ट है। एग्जाम हमको ऑप्शन में दे देगा अपसारी, अभिसारी, यानी कि कंजर्वेटिव, डिस्ट्रक्टिव और संरक्षक। ठीक है, तो इसमें से आपका जो उदाहरण, जो एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, वो संरक्षक प्लेट या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका इंपॉर्टेंस अभी क्यों बढ़ गया है? इसका इंपॉर्टेंस आपके इंटरव्यू के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए भी है, और ये इंपॉर्टेंट आपके जीके के लिए भी है। क्यों? अब देखिए, पिछले 2 सालों में जो सबसे दुनिया में सबसे बड़े वृहद अर्थक्वेक्स आए हैं, जो भूकंप आए हैं, जैसे हम 2025 में टर्की के अर्थक्वेक की बात करें, तो आपको याद होगा कि भारत ने वहां पर मिशन चलाया था, ठीक है, टर्की के बचाव के लिए 2025 और 24 में। तो ये जो फॉल्ट आया, जो ये अर्थक्वेक आया था, ये भूकंप आए थे, वो इसी संरक्षक प्लेट सीमाओं की वजह से हुए थे। और उस प्लेट का नाम था एनाटोलियन फॉल्ट। एनाटोलियन फॉल्ट तुर्की का प्लेट है जो कि संरक्षक प्लेट सीमा पर स्थित है। और जब दो प्लेट आपस में रगड़ते हुए निकलते हैं, तब यहां पर 2025 में टर्की में अर्थक्वेक आया था। अभी हाल में 10-15 दिन पहले 24 जून को, आपको आपने खबर पड़ी होगी, आपको ये जानकारी हुई होगी, वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया था। बहुत सारे 6 से 7 हजार लोग मर गए। ये भी जो है संरक्षक प्लेट सीमाओं का एक एक्शन है। ठीक है, ये भी, इसकी भी वजह संरक्षक प्लेट सीमाएं थी, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो वेनेजुएला का अर्थक्वेक कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, टर्की का अर्थक्वेक कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। अब जब मैंने आपको ये बता दिया है कि वेनेजुएला का अर्थक्वेक कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री पर है, तो उस प्लेट का नाम भी आप जान लीजिए, दो आपस में टक्कर खाए थे। पहले तो सेंट सेबेस्टियन प्लेट, ये भी वेनेजुएला में है। दूसरा बुकोनो फॉल्ट, ये भी वेनेजुएला में है। ये दोनों प्लेट क्या हुई, एक सेंट सेबेस्टियन उत्तर से दक्षिण जा रही थी, बुकोनो प्लेट दक्षिण से उत्तर जा रही थी। ये दोनों आपस में रगड़ खाए जब जाने की प्रक्रिया में, तब ये वेनेजुएला का अर्थक्वेक हुआ था। ठीक है, और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनाते हुए इन्होंने अर्थक्वेक को प्रमोट किया था। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पर। ठीक, ये हमारा बॉडी पार्ट पूरा हो गया। कंक्लूजन पे चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप। अब देखिए, अब यहां पर हम प्लेट टेक्टोनिक की इंपॉर्टेंस बताते हुए आगे बढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन तथा महासागरीय गर्त की विकास की व्याख्या के लिए एक एकीकृत यूनिफाइंग ढांचा प्रदान करता है। इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ये लाइन आपको कंक्लूजन में लिखना ही है कि यह एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। कि अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लोगे, आपको भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, पर्वत निर्माण के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में और महासागरीय गर्तों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी।
अब हमको यहाँ पर करंट ऐड करना है। कैसे? वही टोमोलॉजी, जीपीएस, ठीक है, सैटेलाइट जियोडेसी। आपको जियोलॉजी के सारे प्रश्नों में ये 3 टर्म अवश्य डालने हैं। जीपीएस, टोमोलॉजी और सैटेलाइट जियोडेसी से प्राप्त समकालीन प्रमाणों के साथ साथ प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में, या दुनिया में, प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर छोड़िए, दुनिया में मैंने आपको एग्जांपल दिए ना 2, दुनिया में हाल ही के भूकंपीय घटनाक्रम जैसे वेनेजुएला का 2026 का भूकंप इस सिद्धांत की पुष्टि करते रहते हैं। इस प्रकार यह आधुनिक जियोमॉर्फोलॉजी तथा जियोटेक्टोनिक्स का मूल आधार सिद्धांत है। देखिए कितना बेहतरीन कंक्लूजन है ये, ठीक है, मूल आधार सिद्धांत है ये जियोटेक्टोनिक्स का। ये एक नया टर्म आपने यहाँ पर ओरिजिनेट कर दिया, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर वो भूगोलवेत्ता है, अगर वो फिजिकल ज्योग्राफी का जानकार है, तो ये नया जियोटेक्टोनिक शब्द उसके लिए बहुत 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 कैची होगा। आपको आधा नंबर अतिरिक्त यहाँ पर मिल जाएगा, और यही मैं चाहता हूँ सृजन प्रोग्राम के जरिए। तो आप लोग बिल्कुल इसी पैटर्न में आंसर दीजिए। अब देखिए हमको डायग्राम कौन से बनाने हैं, बिल्कुल हम ये देखिए ये डायग्राम तो हमको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक समझाने के लिए एक बेसिक सा डायग्राम आप बना दीजिएगा, ठीक, दोनों प्लेट जिसमें आपको दिखाई गई हो, बेसिक डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये आपका प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट है, यहाँ से कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नए प्लेट का निर्माण हो रहा है, मिड ओशनिक रिज है ये, और यहाँ पर ये नया प्लेट है, और ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। एक ही डायग्राम में आपने दोनों प्लेट बाउंड्री दिखा दी, ठीक है। महाद्वीप, अब देखिए जो अभिसारी प्लेट है उनके प्रकार की डायग्राम बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बना सके तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना समय आपको मिलेगा नहीं। अब हम चलते हैं, ये देखिए दूसरी तीसरी प्लेट रूपांतर प्लेट सीमा, जिसमें हमको रैखिक घाटियां और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये याद रखिएगा, ये रूपांतर प्लेट सीमा पर बनती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपको डायग्राम केवल और केवल एक बनाने हैं, जो मैंने बताया है। एक डायग्राम रहेगा जिसमें आपको दोनों प्लेट बाउंड्री दिखानी है। तो ये डे 4 का हमारा उत्तर पूरा हो गया। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। लिथोस्फीयर, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या करता है, लिथोस्फीयर की गतिशील प्रकृति को स्पष्ट करता है। लिथोस्फीयर कठोर टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो स्लैब पुल तथा रिज पुश के कारण, स्लैब पुल मतलब जहां पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जब प्लेटों का विनाश होता है, ठीक है, तो ये पीछे की प्लेटों को खींचता रहता है, पीछे की जो प्लेट है उनको अपनी तरफ खींचेगा, इसी को स्लैब पुल कहते हैं। रिज पुश क्या होता है, जब यहाँ पर मिड ओशनिक रिज बनेगा तो ये अपने बगल की प्लेटों को पुश करता रहेगा, तो ये रिज पुश है। तो स्लैब पुल तथा रिज पुश के कारण एस्थोनोस्फीयर पर गतिशील रहती है, मैंने बताया एस्थोनोस्फीयर, ठीक है। अपर मेंटल का नीचे वाला भाग जो है वो एस्थोनोस्फीयर है, जिस पर ये पूरे प्लेट मूव करते हैं। इन प्लेटों की परस्पर क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं पर होती है, हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और रूपांतर प्लेट सीमा। इन तीनों प्लेट सीमाओं की विशेषताएं और उदाहरण, विशेषताएं उदाहरण, विशेषताएं और उदाहरण, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में आप बिल्कुल ये स्ट्राइक संरक्षक प्लेट सीमा में स्ट्राइक स्लिप और लीनियर वैल्यू को आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से आपका आंसर पूरा हुआ। अब हम चलते हैं जो आप लोगों को करंट अफेयर, क्वालिटी करंट अफेयर देने के लिए मैंने बोला था। तो क्वालिटी करंट अफेयर में सबसे पहला न्यूज है कि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, प्राइवेट, यहाँ पर कैच क्या है कि प्राइवेट, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला प्राइवेट और लॉन्च व्हीकल, ये विक्रम 1 लॉन्च कर दिया गया है। इसको बनाया किसने है, स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल बनाया है, जिसका नाम है विक्रम 1। इसको लॉन्च कर दिया गया है, और ये लॉन्च कहां पर किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या है थोड़ा सा समझिए। 3 प्रकार के ऑर्बिट होते हैं, 3 प्रकार के ऑर्बिट, जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं आप लोग, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के ऑर्बिट होते हैं। पहला लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। दूसरा होता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो कि 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और तीसरा होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में हम क्या क्या, हमने कौन कौन सी सैटेलाइट यूज की है, यानी हमने वहां पर प्रेक्षित की है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जितने भी होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर शुभांशु शुक्ला जी रहकर आए हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में है। और जितने छोटे सैटेलाइट होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में
कौन कौन सी सैटेलाइट? जो नेविगेशन सैटेलाइट होती है, जीपीएस, नाविक, ठीक है, ग्लोनास, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पहला करंट अफेयर होगा। दूसरा करंट अफेयर ये है कि क्यूएस की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस क्या एक संस्था है जो कि वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, जो ये बताता है कि आपकी देश, आपका देश जो है वो कितना स्किल रेडी है। ने भारत को 13वां रैंक दिया है, जो कि बेहतरीन है। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स ने भारत को दुनिया में 13वां रैंक दिया है। किसमें? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल रेडी इंडेक्स में। ठीक है, मतलब भारत जो है अब स्किल रेडी होने की राह पर अग्रसर है। तीसरा है किदम्बी श्रीकांत। आप लोगों में से जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या स्पोर्ट्स के जानने वाले होंगे वो इनको जानते होंगे। तो इनका अचीवमेंट क्या है? इन्होंने यूएस ओपन में सिल्वर मेडल जीता है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और पहले भारतीय बने हैं यूएस ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाले। किदम्बी श्रीकांत उनका नाम है। अब बीडब्ल्यूएफ की बात करें, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर हो गया और हमने आज का आंसर डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि 5वें दिन का प्रश्न है। और प्रश्न है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एंड कंपेयर द थ्योरी ऑफ एरी एंड प्राट। हिंदी में, समस्थिति की अवधारणा की विवेचना कीजिए तथा एरी और प्राट के समस्थिति सिद्धांतों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है 5वें दिन का। इसका उत्तर सेम फॉर्मेट में 20, 60, 20 फॉर्मेट में लिखकर आप चाहें तो टेलीग्राम में प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर लेकर हम शीघ्र ही हासिल होंगे आपके साथ। तब तक लिखते रहिए, चमकते रहिए, कीप राइटिंग एंड कीप शाइनिंग। नमस्कार, जय हिंद।